डियर फ्रेंड्स, मैं रामफल मोर एडवोकेट आपका नो दिन ला चैनल में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आपको पता है कि हम कई दिनों से सीपीसी के ऊपर वीडियो बना रहे हैं। आज सेक्शन 10 सीपीसी स्टे ऑफ सूट के ऊपर हम चर्चा करेंगे। स्टे ऑफ सूट जो है कैसे होता है, इस कार्रवाई को क्या बोलते हैं। आपको इससे पहले कि हम और बातें करें, सीधा विषय पर लाता हूं, और विषय पर आने से पहले मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि सीपीसी के बेयर प्रोविज़न को पढ़ने की कोशिश करें। आप देखेंगे कि उसको पढ़ने से हम किस तरीके से अपनी बात को समझ पाते हैं। स्टे ऑफ सूट: No court shall proceed with the trial of any suit in which the matter in issue is also directly and substantially in issue in a previously instituted suit between the same parties or between parties under whom they or any of them claim litigating under the same title, where such suit is pending in the same or any other court in India having jurisdiction to grant the relief claimed, or in any court beyond the limits of India established or constituted by the central government and having like jurisdiction, or before the Supreme Court। इसकी एक एक्सप्लेनेशन भी दी है, और एक्सप्लेनेशन को देखेंगे कि क्या कहता है। द पेंडेंसी ऑफ ए सूट इन ए फॉरेन कोर्ट डज नॉट प्रिक्लूड the courts in India from trying a suit founded on the same cause of action। तो इस सेक्शन में जो ज़रूरी एसेंशियल्स हैं वो क्या हैं कि पहली एसेंशियल है कि द मैटर शुड बी बिटवीन द सेम पार्टीज, उन्हीं पार्टियों के बीच में बात होनी चाहिए। दूसरा क्या कि सेम कॉज ऑफ एक्शन होना चाहिए। तीसरी बेसिक एसेंशियलिटी इसकी क्या है कि इट अप्लाई टू लीगली मेंटेनेबल सूट। और चौथा क्या है कि देयर शुड बी टू सूट्स। और पांचवी बात क्या है कि पार्टीज मस्ट बी द सेम, और सेम सब्जेक्ट मैटर डायरेक्टली और सब्सटेंशियली इन इशू होना चाहिए। प्रायर सूट मस्ट बी पेंडिंग इन एनी कोर्ट। अब प्रायर सूट मस्ट बी पेंडिंग इन एनी कोर्ट, हम इसी बात के ऊपर पहले चर्चा करते हैं। जैसे जो शब्द स्टे इन सूट वाली लाइन में इस सारे सेक्शन को पढ़ने से आया, इसको रेस सब जुडिस कहते हैं, और कई आदमी इसको रेस सब जुडाइस भी बोलते हैं। तो आप इसको रेस सब जुडिस कहिए या रेस सब जुडाइस, इसको समझने की कोशिश करें। रेस के माने होता है मैटर, रेस के माने होता है सब्जेक्ट मैटर, रेस के माने होता है ऑल फिजिकल एंड मेटाफिजिकल एग्जिस्टेंसेज, और सब जुडिस के माने होता है पेंडिंग, यानी सब्जेक्ट मैटर विच इज पेंडिंग, उसे कहते हैं रेस सब जुडिस। और रेस जुडिकेटा में क्या है कि द मैटर विच हैज़ बीन डिसाइडेड। दोनों के अंतर को समझ लें साथ साथ। सेक्शन 11 में रेस जुडिकेटा है और इसके अंदर रेस सब जुडिस है। रेस सब जुडिस के माने, रेस के माने है सब्जेक्ट मैटर, रेस के माने है मैटर, और सब जुडिस के माने है पेंडिंग, इन एग्जिस्टेंस। और वहाँ पर जुडिकेटा के माने है डिसाइडेड, यानी मैटर डिसाइडेड। अब इन दोनों के अंतर को मेरा ख्याल इस शब्द से, शाब्दिक अर्थ से आप समझ गए होंगे कि रेस सब जुडिस के माने है मैटर विच इज पेंडिंग। अब दो बातें आई कि इट शुड बी डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली। डायरेक्टली और सब्सटेंशियली इन इशू, यानी इशू क्या है। एक बात डायरेक्टली के माने है इन ए डायरेक्ट वे, विदाउट ए पर्सन और ए थिंग कमिंग बिटवीन। कोई चीज़, कोई आदमी बीच में ना आए, और सीधी जो है मतलब बिना किसी के बीच में आए, एक डायरेक्ट जो बात है, डायरेक्ट सब्जेक्ट मैटर बिटवीन द पार्टीज,
ऑन द सेम कॉज ऑफ एक्शन इज पेंडिंग। तो इसके ऊपर डायरेक्टली के ऊपर केस ला है, मैं वो आपको बताना चाहूँगा। AIR 1979 सुप्रीम कोर्ट 1669, इस शब्द की उसमें पूरी व्याख्या दी गई है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है। और इसी तरीके से सब्सटेंशियली शब्द है। सब्सटेंशियली के माने है मतलब एक चीज़ तो डायरेक्ट होगी, एक सब्सटेंशियली जिसमें सब्सटेंस जो है वो क्या है, इन इशू इन प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड सूट। प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड सूट में जो बात है वही सब्सिक्वेंट इंस्टीट्यूटेड सूट में है। बिटवीन द सेम पार्टीज, बिटवीन पार्टीज अंडर हुम दे आर एनी ऑफ देम क्लेम लिटिगेटिंग। जैसे पहले मान लिया ए और बी के बीच में मुकदमा चला, अब ए मर गया, ए के वारिसान ने दूसरा मुकदमा कर दिया। वी कैन से कि द मैटर इज सब जुडिस बिटवीन द पार्टीज बिकॉज दे आर आल्सो कमिंग इन द शूज ऑफ दैट वेरी ए। तो मीनिंग देयर बाई दे आर एनी ऑफ देम क्लेम लिटिगेटिंग अंडर द सेम टाइटल वेयर सच सूट इज पेंडिंग इन द सेम और एनी कोर्ट इन इंडिया। उसी कोर्ट में या हिंदुस्तान की किसी भी कोर्ट में मुकदमा पेंडिंग है, जिस कोर्ट को कॉम्पिटेंट जुरिडिक्शन है, और इन एनी कोर्ट बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ इंडिया, या भारत से बाहर कोई भी कोर्ट जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कॉन्स्टिट्यूटेड है, उसका मैनेजमेंट एंड कंट्रोल जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का है, चाहे वो भारत से बाहर हो, चाहे मुकदमा ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में हो। सारी की सारी बात इस दावे के इसके अंदर ये कही गई है। और जो मुकदमा फॉरेन कोर्ट के अंदर है और जिसका कंट्रोल भारत सरकार का नहीं है, और द कोर्ट विच हैज़ नॉट बीन कॉन्स्टिट्यूटेड और एस्टेब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और सेंट्रल गवर्नमेंट, वो जो है इसके प्रवेश से बाहर है, तो वहाँ पर मुकदमा चल सकता है। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉ जो है ना इसके ऊपर मैं आपको बताना चाहूँगा, वो है AIR 1962 सुप्रीम कोर्ट 577 मनोहर लाल वर्सेस हीरा लाल का केस था। और इसके अंदर एक बात कही गई है कि यह सेक्शन 10 आज्ञात्मक है, यानी मैंडेटरी है। कोर्ट इज बाउंड बाय दिस सेक्शन, मैंडेटरी है, बाध्य है कोर्ट के ऊपर। तो अब धारा 10 के तहत दिए गए प्रार्थना पत्र को मान लिया कि खारिज कर दिया गया है, तो उसकी अपील नहीं होगी। अब ये बात जो है आप नोट करें, AIR 1967 पंजाब पेज 148 PC जयरथ वाला केस था। PC जयरथ वर्सेस श्रीमती अमृत जयरथ का केस है। और उसके अंदर ये बात डिसाइड हुई है कि यदि प्रार्थना पत्र किसी ने दिया कि जी इस तरीके से मैटर बिटवीन द पार्टीज इज सब जुडिस इन सच एंड सच सूट एंड ही हैज़ फाइल्ड द अनदर सूट, और उसका लड़के ने या दूसरे आदमी ने जो उसके तहत जो उसके स्टेप्स में आया है, ही हैज़ फाइल्ड द अदर सूट ऑन द सेम सब्जेक्ट मैटर बिटवीन द सेम पार्टीज ऑन द सेम इशू, तो फिर मतलब कोर्ट ने वो खारिज कर दिया, तो उसकी अपील नहीं होगी। और ये बात जो है AIR 1967 पंजाब पेज 148 में PC जयरथ वर्सेज अमृत जयरथ वाले केस के अंदर कही गई है। तो फिर अपील नहीं होगी तो क्या होगा, इसका रिवीजन होगा। और इसके ऊपर ILR 1967 पंजाब 695 रेलेवेंट अथॉरिटी है, जिसके अंदर ये कहा गया है। तो अब मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि ये जो फुलफिलमेंट मैंने आपको 5-6 बातें बताई थी कि जो डायरेक्टली सब्सटेंशियली बात जो है सेम पार्टीज़ के बीच में हो, सेम कॉज ऑफ एक्शन पर हो,
इट अप्लाई टू लीगली मेंटेनेबल केस या सूट, देयर शुड बी टू सूट्स, पार्टीज मस्ट बी द सेम और सेम मैटर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बी इन इशू, प्रायर सूट मस्ट बी पेंडिंग इन एनी कोर्ट। जो ये 6 बातें मैंने आपको बताई, यदि इन सब की फुलफिलमेंट होती है तो लेटर सूट विल बी स्टेड। अब लेटर सूट विल बी स्टेड, ये बात के लिए मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि फूलचंद वर्सेस मोतीलाल वर्सेस मनोहर लाल, फूलचंद मोतीलाल वर्सेस मनोहर लाल का केस है, बहुत रेलेवेंट केस है, AIR 1973 पटना पेज 96। यानी इसमें फंडामेंटल टेस्ट होगा, और फंडामेंटल टेस्ट क्या होगा इसके ऊपर मैं आपको एक सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटी भी बताना चाहूँगा। सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटी है, मोस्ट इम्पोर्टेंट अथॉरिटी है, और एक नहीं कई बातें इसके अंदर डिसाइड की गई हैं। 2005 सुप्रीम कोर्ट पेज 242। ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ MS वर्सेस परमेश्वरा का केस था। तो फंडामेंटल टेस्ट इज वेदर ऑन फाइनल डिसीजन बीइंग रीच्ड इन द प्रीवियस सूट सच डिसीजन विल ऑपरेट रेस जुडिकेटा। ये बात भी इसके अंदर आई है कि मान लिया मुकदमे का डिसीजन हो गया एक का, तो जो डिसीजन पहले हो गया उसको फॉर्मर सूट माना जाएगा, और सेकंड सूट इज नॉट बार्ड बट प्रोसीडिंग इज बार्ड। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस सेक्शन के तहत मैंडेटरी है कोर्ट के ऊपर कि कोर्ट इस लॉ को मानेगा, लेकिन सूट इंस्टीट्यूट करने से कोर्ट मना नहीं कर सकती। प्रोसीडिंग्स आर बार्ड, सूट इज नॉट बार्ड। तो अब क्वेश्चन आता है कि इफ सूट इज नॉट बार्ड, प्रोसीडिंग्स आर बार्ड, then at what stage the application should be moved by the parties for staying the suit। तो at what stage इसके अंदर कहा तो ये है कि एप्लीकेशन कैन बी गिवन एट एनी स्टेज, बट आफ्टर फाइलिंग ऑफ द रिटन स्टेटमेंट द एप्लीकेशन शुड बी गिवन। और ये बात जो है 1994 पटना पेज 76 के ऊपर जो है श्री राम तिवारी वर्सेस भोली देवी के केस में कही गई है। लेकिन ये नहीं है कि ये अथॉरिटी आ गई तो इसके माने ये है कि पहले दरखास्त देने से मना कर दिया, मनाही नहीं है। लेकिन रिटन स्टेटमेंट में आप सारी बात कहेंगे, पहले सूट का हवाला देंगे, सारी बात कहेंगे, उसके साथ जो पहले का मुकदमा है उसकी सर्टिफाइड कॉपी लगाएंगे कि दिस इज़ द मैटर विच इज़ इन इशू। अगर इशू फ्रेम हो रहे हैं तो वो सारी की सारी बातें वो भी वहाँ पर पेश करेंगे। तो इसलिए आफ्टर फाइलिंग द रिटन स्टेटमेंट द एप्लीकेशन शुड बी गिवन एंड ऑल द मैटर्स शुड बी टेकन देयर इन द रिटन स्टेटमेंट। तो इट कैन बी इन्वोक्ड एट एनी स्टेज, बट आफ्टर रिटन स्टेटमेंट इट विल बी मोर बेटर। अब ये शौफत रवि वर्सेस वारकचंद का केस है 1919 लाहौर पेज 292 है। ये भी इम्पोर्टेंट है, इस बिंदु के ऊपर ये देखा जा सकता है। और एक बात मैं आपको कहना चाहूँगा कि डिक्री पास्ट इन वायलेशन ऑफ सेक्शन 10 इज नलिटी और नॉट। ये भी बात देखने की है कि मान लिया 2 नए आदमी आ गया, वकील को इस बात का वो नहीं था, क्योंकि CPC अगर उसने पूरी ना पढ़ी हो और ये ध्यान ना हो कि रेस सब जुडिस क्या है, रेस सब जुडिकेटा क्या है, समटाइम्स ड्यू टू इग्नोरेंस ऑफ लॉ जज के सामने हम अपनी बात नहीं कह पाते, और वो बात ना होने से जज साहब को कोई सौपन थोड़ा आएगा। अब तो एक ऐसी स्थिति भी आ गई कि कंप्यूटर की वजह से ये पता लग जाता है कि द मैटर इज सब जुडिस बिटवीन द पार्टीज। लेकिन अर्लियर इट वाज नॉट द सिचुएशन, कंप्यूटर क्या वो नहीं थी, ये सुविधाएं नहीं थी, तो नहीं पता लगता था। तो अब ये बात कि वो पार्टी तो बताएगी, और मान लिया कि वो किसी ने नहीं बताया, बोथ द केसेस वर पेंडिंग, वर डिसाइडेड, आउट ऑफ वन जो पहले डिसाइड हो गया
उसको आप फॉर्मर सूट बोलेंगे और उसके जजमेंट को दूसरे के अंदर लगा सकते हैं, एंड दैट विल ऑपरेट एज रेस जुडिकेटा। अब आपको इसके ऊपर मैं केस ला बताना चाहूँगा। 2004 एक अपेक्स कोर्ट जजमेंट, पेज 612 सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। ये पुखराज डी जैन वर्सेस जी गोपाल कृष्णा, और इसने ये कहा कि इट इज़ नॉट नलिटी। अब ये नलिटी नहीं है तो फिर तो साफ बात है कि इट इज़ लीगल और वैलिड डिक्री। अब सिविल सूट कैन नॉट बी स्टेड ऑन ग्राउंड ऑफ पेंडिंग ऑफ क्रिमिनल केस ऑन सेम सब्जेक्ट मैटर। अब जैसे एक आदमी ने चेक दिया, चेक बाउंस हो गया, तो एक आदमी ने क्या किया, ए ने सूट फॉर रिकवरी भी डाल दिया ऑन द बेसिस ऑफ दैट चेक कि भाई मैं इसकी तरफ इतने रुपये मांगता था, ये लीगली रिकवरेबल अमाउंट है, और दूसरा 138 का मुकदमा भी डाल दिया। तो 138 का मुकदमा जो है ना विल नॉट बी स्टेड कि वह क्रिमिनल केस पेंडिंग है इसलिए सिविल की प्रोसीडिंग रोक दी जाए, नो। दूसरा विल का मैं एक केस बताता हूँ कि मान लिया एक आदमी ने विल करा दी और उन्होंने ये कह कि ये फ्रॉड है, द विल हैज़ बिन एग्जीक्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ फ्रॉड और फ्रॉड हैज़ बिन प्लेड, केस दर्ज हो गया, 467-68 का केस दर्ज हो गया, 420 का केस दर्ज हो गया, और एक तरफ से जो है विल का मुकदमा दायर हो गया, सिविल सूट। अब इसमें जो है ना दोनों बात हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग के पेंडिंग होने से सिविल सूट नहीं रुक जाता, लेकिन एक दो अथॉरिटीज़ ऐसी भी आई हैं कि क्रिमिनल के डिसीजन तक सिविल के इस जजमेंट को रोक दिया जाए, या सिविल के जजमेंट की फाइंडिंग जो है दैट इज़ बाइंडिंग ऑन दी क्रिमिनल कोर्ट्स, तो क्रिमिनल को रोक दिया जाए। तो इस सारे को आप देखेंगे तो इसके ऊपर मैं आपको एक अथॉरिटी बताना चाहूँगा, AIR 2009 MP पेज 134, वेद प्रकाश वर्सेज गुरु ग्रंथ साहिब स्थान, ये अथॉरिटी इसके ऊपर है। तो ये रेस सब जुडिस का जो सिद्धांत है या जो सेक्शन है, ये क्यों लाया गया, इसकी क्या आवश्यकता थी, व्हाट इज़ द स्कोप ऑफ इट। इसका स्कोप है कि टू अवॉइड द मल्टीप्लिसिटी ऑफ द लिटिगेशन। एक आदमी ने एक मुकदमा किया, वो हार गया, फिर दूसरे तरीके से उसमें डाल दिया, उसके बेटे ने डाल दिया, बहू ने डाल दिया, या और तरीके से आ गया, तो इट विल बी एन एंडलेस प्रोसेस। तो इसलिए देयर शुड बी एन एंड ऑफ लिटिगेशन। लिटिगेशन का एंड करने के लिए, मल्टीप्लिसिटी ऑफ द लिटिगेशन को रोकने के लिए दिस सेक्शन वाज इनेक्टेड। और इसके ऊपर मैं आपको अथॉरिटी बताना चाहूँगा, AIR 1960 सुप्रीम कोर्ट 1186 MSM शर्मा वर्सेस श्री किशन। ये बहुत अच्छी अथॉरिटी है, इम्पोर्टेंट अथॉरिटी है, ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट की अथॉरिटी है, इस अथॉरिटी को पढ़ें। दूसरा एक अथॉरिटी मैं आपको बताना चाहूँगा कि सिविल सूट के द्वारा तहसीलदार के सामने चल रही मॉर्गेज की प्रोसीडिंग को नहीं रोका जा सकता, या रेवेन्यू की के अंदर कोई प्रोसीडिंग चल रही है तो सिविल सूट डाल करके मान लिया एक आदमी ने मॉर्गेज को फक करवाने के लिए, रिडीम करवाने के लिए रेवेन्यू कोर्ट के अंदर मुकदमा डाल दिया, और सिविल कोर्ट के अंदर दूसरा आदमी आ गया कि ये अब जो है फक नहीं करवा सकता, तो इसके आधार पर जो है ना रेवेन्यू कोर्ट को डायरेक्शन नहीं दी जा सकती और वहाँ की प्रोसीडिंग स्टे नहीं की जा सकती। नंबर एक तो जैसे रिडेम्पशन एक्ट है, उसमें जो ऑर्डर पास होगा दैट कैन बी असेल्ड देयर आफ्टर। तो मैं आपको अगला जो कहना चाहूँगा, इसके ऊपर अथॉरिटी है बाल्को एम्प्लॉयज़ यूनियन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया,
AIR 2002 सुप्रीम कोर्ट पेज 350। एक अथॉरिटी में आपको और बताना चाहूँगा, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि सेक्शन इज़ मैंडेटरी, और इसके ऊपर है 2013-2 एपेक्स कोर्ट जजमेंट्स पेज 24 सुप्रीम कोर्ट। ASPI J वर्सेस खुसरू section is mandatory so that the possibility of contradictory judgments of two courts को रोका जा सके। जो संभावना दो केसों में कंट्राडिक्टरी जजमेंट आने की है उसको रोका जाए, इसलिए जो है ये सेक्शन मैंडेटरी है। तो आज के लिए इतना ही। मुझे आशा ही नहीं विश्वास है कि आपको रेस सब जुडिस का सेक्शन समझ में आ गया होगा, और मतलब यदि आपको ये अच्छा लगे तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हाँ, एक और बात मैं आपको कहना चाहूँगा कि यदि दो जजमेंट्स कंट्राडिक्टरी आ जाते हैं तो देन क्या हो, कौन से जजमेंट को माना जाए, और इसके ऊपर मैं आपको केस लॉ बताना चाहूँगा। AIR 1965 सुप्रीम कोर्ट 1153। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद।